नमस्कार साथियों, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट 2021 दिसंबर 2021 में जो परीक्षाएं आपकी हुई थी, ठीक है, ऑनलाइन मोड में पहली बार परीक्षा हुई थी 2021 में दिसंबर के साइड, दिसंबर से लेकर जनवरी तक 2022 तक, ठीक है। तो उसमें जो आपके जो जितने भी पेपर्स हुए थे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, उसमें जितने भी मैथ्स के पेपर हुए थे उनको यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। 2 पेपर यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो पेपर सॉल्व करेंगे उसमें मैथ्स पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सॉल्व करेंगे। अभी हमने पेपर 1 शुरू किया है। पेपर 1 जैसे ही समाप्त हो जाएंगे उसके तुरंत बाद पेपर 2 स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पेपर 1 में आज का जो पेपर है वो आपका है 21/12/2021 का, ठीक है, 21 दिसंबर 2021 का यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस वाले पेपर में आए थे, ठीक है। तो ये है मैथमेटिक्स का पोर्शन और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले 31वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसे दुकानदार को कितने रुपए दिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली है वो लिखा है कि वह 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी अगर 2 अंकों की संख्या देखी जाए, देखिए ओवरऑल सम और विषम सब छोड़ दीजिए, सिर्फ सबसे बड़ी देखें, ठीक। सबसे बड़ी अगर संख्या देखें तो 99 होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सम संख्या, तो कौन सी होगी सबसे बड़ी सम संख्या? वो होगी 98, ठीक, 98, ठीक। तो इसका मतलब टोटल जो मोती है वो है 98, ठीक। इसमें कहा गया है कि 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे, मतलब पैकेट जो है वो 10 मोतियों वाला पैकेट, 10 मोतियों का पैकेट आप समझिए, 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे, ठीक है। 10 पैकेट नहीं कहे जा रहे, 10 मोतियों, जैसे एक पैकेट है इसमें 10 मोती हों, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि एक 10 मोतियों के पैकेट, मतलब इसमें 10 मोती हैं इस पैकेट में, ठीक है। तो 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। तो देखिए 98 जब हुए, ठीक है, 98 जब टोटल मोती हैं तो कितने, 10 मोतियों का 10 मोती मिलके एक पैकेट बन रहा है, तो कितने टोटल, 9 तो पैकेट बन जाएंगे, 9 पैकेट बन जाएंगे आपके, ठीक है। और 8 कुछ खुले मोती थे, तो खुले मोती कितने हो जाएंगे? 8, 8 खुले मोती हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, 9 पैकेट हो गए और 8 खुले मोती हो गए। लिखा है प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। एक जो मोती है वो 50 पैसे का है, ठीक है। लेकिन आगे लिखा है 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ेगा। 10 मोतियों का, अब 10 मोतियों वाले कितने पैकेट है? 9 पैकेट है, ठीक है। और 50 पैसे कीमत थी, तो 10 मोतियों की कीमत कितनी? 5 रुपए हो गई। लेकिन लिखा है कि 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ेगा, मतलब प्रत्येक पैकेट पे उसको 1 रुपया कम देना पड़ेगा, 4 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। 4 रुपए प्रत्येक पैकेट पे देने पड़ेंगे, ठीक। तो पैकेट टोटल है 9, जैसा कि आपको बताया था कि 9 पैकेट होंगे, ठीक है, 9 पैकेट और प्लस 8 जो है वो खुले हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि 98 लिखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या 98 होती है, ठीक। तो 9 पैकेट हो गए, एक पैकेट हुआ 4 रुपए का, तो 9 चौक 36 रुपए, तो ये पैकेट से आ गए, ठीक। अब जो खुले मोती हैं, खुले मोती, इसमें लिखा है मोती की कीमत 50 पैसे थी, तो एक मोती की कीमत 50 पैसे, तो 8 मोती मतलब 50 पैसे, मतलब आधा रुपया, ठीक है। तो 8 मोती कितने? 4 रुपए के होंगे, तो 36 और 4 कितने होंगे? 40। आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 मोती, 40 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर। इसमें लिखा है, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी संख्या को, चाहे वो 10,000 हो बटे शून्य हो, अगर हर में शून्य होगा, डिनोमिनेटर में शून्य होगा, 0 होगा, तो हमेशा जो रिजल्ट है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ा अंक 7, फिर होगा 4, फिर 1, फिर 0, ठीक। बड़ी और छोटी में अंतर, और फिर अंतर का मतलब माइनस। अब छोटी बनाएंगे तो 1 सबसे पहले आएगा, क्योंकि अगर 0 आप पहले लगा देंगे तो वो 4 अंकों, जैसे 0, 1, 4, 7 कर दें
तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं, ये 3 अंकों की ही रह जाए, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहले पहले 1, फिर 0, फिर 4, 7। अब इसको जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63, ठीक है, ये आएगा पहला ऑप्शन, पहला। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालिए, ठीक है। ये सारी आपकी भिन्न दी गई हैं और कहा गया है इसमें सब, देखिए इसमें लिखा है सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर निकालिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी, और जब दोनों निकल आएंगे तब आपको यहाँ पे बताना है कि भिन्न का अंतर, ठीक। तो यहाँ पर स्क्रीन यहाँ छोटी पड़ जाएगी इसको समझाने के लिए, तो मैं आपको दूसरे तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखिए वहाँ पे स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, इसलिए मैंने लिख के आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, जब भी बड़ी और छोटी संख्या भिन्नों में पूछी जाए तो जो हर होते हैं, जैसे हर क्या है 4, 2, 4, 3, 5, 6, ठीक है, उनका निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए देखिए 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि देखिए 4 2 बार है तो एक ही बार इसमें लिया जाएगा, ठीक है। और बस 2, 3, 4, 5, 6 इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम आपका जो आएगा वो इस तरीके से अगर निकालेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 60, ठीक। एलसीएम निकालना सबको पता ही होगा, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें आपको बताया गया, ठीक। तो 60 एलसीएम आ जाएगा। जब ऐसी जब भी कोई संख्या दी गई हो भिन्न वाली, ठीक, उसमें छोटी बड़ी पूछा गया तो एलसीएम निकाल के क्या करें, जैसे 3/4 है, इसको 3/4 को 60 से गुणा कर दिया, ठीक। 1/2 को भी 60 से गुणा, सभी संख्याओं को 60 से गुणा करिए एलसीएम से। जब एलसीएम से आप गुणा कर लेंगे तब देखिए 4 से ये 60 काटेंगे तो 15 ऊपर बचेगा, 2 से काटेंगे 60 को तो 30 बचेगा, 4 से काटेंगे तो ये 15 बचेगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ 20 बचेगा, 5 से काटेंगे तो ये 12 पंचे 60 12 आएगा, 6 से काटेंगे तो 10। अब देखिए 3 गुणे 15, 3 गुणे 15 हो गया, 1 गुणा 30, 1 गुणा 30 हो गया, 1 गुणा 15 ऊपर बचा, 2 गुणा 20 बचा, 3 गुणा 12 बचा, 5 गुणा 10 बचा। तो ये कितने हो गए, 45, 30, 15, 40, 36 और 50। देखिए नॉर्मल संख्याओं में यहाँ पर आ गई है, मान आ गया है, ठीक है। अब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन, सबसे बड़ी नॉर्मल में क्या सी है 50, तो 50 किससे आई है 5/6 से, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 5/6, ठीक। और सबसे छोटी इसमें से कौन सी है 15, 15 किससे आई है 1/4, तो फिर अंतर पूछा गया तो 5/6 से 1/4 को घटा दीजिए, तो 5/6 और 1/4 को जब आप घटाएंगे एलसीएम लेंगे दोनों का 6 और 4 का तो 12 आएगा, 12 आ गया, मतलब 6 दूनी 12 हो गया, तो ये 5 ऊपर अंश में है तो इसका भी 2 गुना कर दिया 10 हो गया, माइनस बीच में लगा तो माइनस, 4 3 12 हो गया, तो यहाँ ऊपर 1 है तो इसको भी 3 से करिए तो 3 1 3। अब जब इसको घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7 और बटे 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/12। इसको आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऑप्शन आपका होगा, देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है 7/12, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसको देखिए, फलों के मूल्य दिए गए हैं प्रति किलोग्राम। आम 80.60 रुपये प्रति किलो, ठीक है, किलो। सेब जो है 120.5 रुपये किलो। तरबूज 22.50 रुपये किलो। अंगूर 110.40 रुपये किलो हुआ, ठीक है। अब लिखा है स्नेहा ने 3.5 किलोग्राम तरबूज, ये 3 सही 1/2 लिखा है, ठीक है, इसको 3.5 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 सही 1/2 को 7/2 भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 किलोग्राम आम, 1.5 किलोग्राम सेब और 3.4 किलोग्राम अंगूर खरीदे। 3.4 का मतलब है 0.75 किलोग्राम, ठीक, अंगूर खरीदे। उसने दुकानदार को 2000 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। अब इसको भी यहाँ पर जगह इतनी नहीं है कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सके, तो एक बार इसको भी उसी तरीके से देख लेते हैं। ये 2 ही क्वेश्चन हैं जिनको यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सेब कितना था 1.5 किलो थे, कितने के 120.50 किलो, इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180.75 आएगा। तरबूज 3.5 किलो थे, कितने रुपए किलो के हिसाब से 22.50, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 78.75। आम 2 किलो लिए थे 80.6 के हिसाब से, तो 161.20। अंगूर लिए थे 3/4 किलोग्राम, ये 110.40 के हिसाब से, तो ये हो गया 82.80। अगर इन सबको, अब देखिए ये सब इन सबको जोड़ना है, ठीक है, इन सबको जोड़ना है, टोटल रुपए कितने हो गए 503.5 रुपये, इतना रुपया यहाँ पर खर्च हुआ टोटल। और कहा गया दुकानदार ने 2000 का नोट दिया है, ठीक है, तो 2000 का जब नोट दिया है, 2000 का जब नोट दिया है और 503.5 को घटाएंगे तो 1496.5 रुपये वापस करने होंगे।
तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका 1496.50 रुपीज़। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 36 क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चाक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय से ज़्यादा चाक उठानी थी। हीना, लीना, बीना, बिजू और मिगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। ठीक है, 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, हिना के पास मिगी से ज़्यादा। ठीक, तो हिना को यच मान लेते हैं और मिगी, ठीक है, मिगी से ज़्यादा हिना के पास। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन इधर लगा दीजिए, मतलब हिना के पास मिगी से ज़्यादा थे। फिर लिखा है मिगी बीना से ज़्यादा चाक इकट्ठा नहीं कर सका। ठीक है, तो ये तो मिगी है। ठीक, ये मिगी है, ये बीना से ज़्यादा। ठीक, बीना से ज़्यादा चाक इकट्ठी नहीं कर सकता, तो बीना के पास मिगी से ज़्यादा हिना के पास भी है और बीना के पास भी है। ठीक है, फिर लिखा लीना को बीना से कम। लीना जो है, लीना, ठीक, लीना को बीना से कम मिली है और मिगी से ज़्यादा मिली है। ठीक है, लीना भी है जो वो बीना से कम है, बीना से कम ही है। ठीक है, लीना के पास भी बीना से कम है। अब लिखा है बिजू विजेता नहीं है, लेकिन हिना दूसरे स्थान पर है। ठीक, तो अब यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं आप लोग कि देखिए, या तो यहाँ पर हिना होगी विजेता, या तो बीना होगी। ठीक है, या तो हिना होगी या बीना होगी, क्योंकि देखिए बिजू को पहले कह दिया कि वो फर्स्ट है लेकिन दूसरे स्थान पर नहीं है, तो दूसरे स्थान पर, लेकिन हिना दूसरे स्थान पर नहीं है। ठीक, बिजू तो विजेता है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, दूसरा पुरस्कार किसे मिला ये पूछा गया, तो हिना और बीना में से ही 2 लोग हो सकते हैं। हिना को मिला नहीं है, तो बचा कौन, बीना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें लिखा है 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होंगी। ठीक है, कोई भी 2 संख्याओं के बीच में असंख्य दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। क्योंकि कोई भी 2 संख्याओं के बीच में पूछा जाए कि दशमलव कितनी संख्याएं होंगी, तो होंगी असंख्य। नेक्स्ट है, अब देखिए 38वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, दूसरा है कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर और कर्ण और लंबवत का अंतर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं दूसरे वाले में। ठीक, अब पूछा गया त्रिभुज एबीसी के कर्ण की माप के लिए दिए गए सही विकल्प को चुने। पहला, केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, सबसे सही विकल्प को चुनना है। फिर है केवल कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कर्ण और आधार के बीच का अंतर, ठीक, कर्ण और आधार के बीच का अंतर, अब ये समझ लीजिए कर्ण अगर x मान लो, ठीक, तो कर्ण तो x हो गया, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा x-6 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, और लंब कितना हो जाएगा, लंब है वो x-3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास कर्ण भी है, आधार भी है, लंब भी है, और अगर तीनों चीजें हों तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सही हो गया। फिर लिखा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों ए और दोनों में दिया गया डेटा एक साथ आवश्यक है। फिर चौथा, दोनों कथन 1 और 2 में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, इसमें जो सबसे सही आंसर है वो यही है, केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सिर्फ इतने से ही आंसर आराम से निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट है, एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है वह आकृति नहीं हो सकती। एक क्या हो सकती, घन, चतुष्फलक, त्रिकोणीय प्रिज्म, अष्टफलक। ठीक है, तो देखिए समान आकृति नहीं हो सकती जिसकी सभी सतहें समान हो, तो घन में भी होती हैं, चतुष्फलक में भी हो सकती हैं, अष्टफलक में भी हो सकती है, जो प्रिज्म है इसमें ही नहीं होंगी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिकोणीय प्रिज्म में नहीं हो सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40वां। एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए, ठीक, अब देखिए इनको अगर आप रख के देख लें, ठीक है, इनको अगर रख के देख लेंगे तो ऑप्शन को ही रख के देख लेंगे तो आपको अगर 208 मिल जाता है तो आपका आंसर वही सही हो जाएगा। अब 14 गुणे 14 अगर आप करेंगे, ठीक, 14 गुणा 14, पहली बात तो ये अगर दोनों बराबर ही हैं लंबाई चौड़ाई तो वर्ग हो जाएगा, आयत होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो छोड़ ही दीजिए। 16 गुणे 13 करिए, 16 गुणा 13, 13 छक 78 की 8 हासिल 7, ठीक, कैरी 7 हो गया,
13 एक तन 13 और 7 13 7 20। ठीक, ये बिल्कुल सही बैठ गया। ठीक, 208 यहाँ पे भी, 208 यहाँ पे भी। जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो 16,13 हो जाएगा लंबाई चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलवार को 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे, मतलब कि रात के 21 का मतलब होता है रात का 9 बजे चालू की जाती हैं। दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। मतलब 2 घड़ियां हैं, एक घड़ी ये है, एक घड़ी ये है। ठीक, ये 3 मिनट प्रत्येक घंटे में बढ़ जाती है, मतलब फास्ट चलती बढ़ जाती है, और ये बढ़ जाती है 5 मिनट। ठीक है, दूसरी वाली। दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है। तो देखिए 21 तारीख, ठीक सॉरी 21 मतलब 9 बजे रात से सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हो गए अगर निकाले जाएं तो 9 से 12 तक 3 घंटे और 12 से 6 तक 6 घंटे, तो ये टोटल 9 घंटे ये हो गए। ठीक, और 27 मिनट है, ये मिनट अगर 9 घंटे में हर घंटे में 3 मिनट बढ़ती है। ठीक, 3 मिनट बढ़ती है पहली वाली, तो 9 तिया 27, 27 मिनट ये बढ़ गई। ठीक, तो इसका मतलब 9 घंटे में ये 9 घंटे टोटल 9 ही घंटे हुए हैं रात से लेकर सुबह तक। ठीक है, 9 घंटे का समय टोटल लगा है, लेकिन 27 मिनट ये 3 मिनट बढ़ जाती है। पहली वाली क्या होती है 3 मिनट बढ़ जाती है, तो ये 6:27 बजा रही है। ठीक है, दूसरी वाली बढ़ जाती है, रियल एक्चुअल टाइम 9 घंटे अगर जोड़ेंगे 9 में, ठीक है, तो सुबह का कितना बजेगा 6 बजेगा जाकर। ठीक, 6 बजेगा। ठीक, लेकिन यहाँ 6:27 बज रहा है। ठीक, क्योंकि ये 27 मिनट क्या है, ये बढ़ के 27 बने हैं। ठीक, तो 9 तिया 27 हो गया, लेकिन 9 ही घंटे में ये 5 मिनट दूसरी वाली बढ़ती है, तो 9 गुणा 5 अगली हो जाएगी, 6 तो बजेगा ही, तो 6:45 पर ये दूसरी घड़ी दिखाएगी। मतलब एक घड़ी दिखा रही होगी 6:27 और दूसरी दिखाएगी आपको 6:45। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, ये है शहर में ऑटो का किराया। देखिए 42वां क्वेश्चन है, शहर में ऑटो का किराया इस प्रकार है, न्यूनतम है 25 रुपए जो है वो 1.5 किलोमीटर तक है। शुरुआत के जो 1.5 किलोमीटर है उसमें 25 रुपए देने पड़ेंगे, और अगले जो 1.5 किलोमीटर से अधिक पे चलेंगे तो 9.5 प्रति किलोमीटर देना होगा। रामू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा। सबसे पहले तो देखिए शुरुआत के 1.5 किलोमीटर का निकाल दीजिए, तो 1.5 किलोमीटर का शुरुआत का हो गया 25 रुपया। ठीक, 25 रुपये हो गए, तो अब 7.5 में से 1.5 चला गया तो 6 किलोमीटर और बचा। ठीक, और 1.5 किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर पे 9.5 का पड़ता है भाड़ा। ठीक, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 57। ठीक, 57 रुपये आ जाएगा। 57 ये हो गया और 25 ये हो गया, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 82 रुपये देने पड़ेंगे राजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अगली संख्या पहचानिए। इसमें क्या है, पैटर्न पहचानिए। देखिए कितना सरल है। देखिए सबसे पहले तो ये थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं जिससे समझाने में आसानी होगी। अब पैटर्न यहाँ पर समझने वाला है। ये देखिए देखिए लिखा है नीचे, देखिए 2 एक एक छोड़िए, 2 दूनी 4, दूना 6, दूना 8, दूना 10। ठीक, ये इधर ये पहली तो पैटर्न ये हो गया। दूसरा देखिए 3 दूना 6 तिया 9, 3 दूना 6 तिया 9, 3 चक्कू 12। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15। ये आप कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, अब 15 के लिए आपको देखना पड़ेगा 15 कहाँ पर, 15 ऑप्शन में 4th है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है। लंबाइयाँ दी गई हैं 128 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 131 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 126, 128, 124, 130 सेंटीमीटर। अब इसमें माध्यिका और बहुलक पूछा गया। माध्यिका अब देखिए पहले तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 है मतलब विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं होती हैं तो जितने पद होते हैं, पद कितने हैं, पद इसमें है 9। ठीक, 9 पद हैं, तो जब विषम संख्याएं होती हैं तो n मतलब पद प्लस 1/2 पद जो होता है वही माध्यिका होता है। लेकिन इसको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो सबसे पहले कितना आता है, सबसे छोटा क्या है 124, तो 124 फिर 124 फिर 124। ठीक, 3 बार तो 124 हो गया, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। फिर 124 के बाद क्या आता है, इसमें 126 है, 126। ठीक, फिर क्या आएगा
126 कितनी बार, एक ही बार है, ठीक है। फिर आएगा 128, 128 है 2 बार, ठीक। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 128 भी 2 बार यहाँ पर हमने सर्किल कर लिया। फिर बच्चा 130 2 बार है, ठीक, 130 2 बार हो गया, ये 130 हो गया। फिर लास्ट में 131 बचा, ठीक, 131, ठीक। अब देखिए इसमें जब भी पद विषम होते हैं, 9 पद हैं टोटल, तो 9 + 1 मतलब 10, 9 + 1 अपॉन 2वां पद, ठीक। मतलब वां पद का मतलब हो गया 9 + 1 मतलब 10/2वां पद, 10/2 मतलब 5वां पद जो होगा वो होगा माध्यिका। तो 5वां कौन सा, 1 2 3 4 5, 128 जो है वो हो गई माध्यिका, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा बार जिसकी आवृत्ति है, जो सबसे ज्यादा बार आए वो होता है बहुलक। तो बहुलक होगा इसमें 124, क्योंकि 124 3 बार आया है। इसके अलावा 128 2 बार आया है और 130 2 बार आया, लेकिन सबसे ज्यादा कौन आया, 124। तो माध्यिका हो गई 128, ठीक है। इसी फार्मूले रख दीजिए 128 माध्यिका, और बहुलक 124 बटे सॉरी प्लस हो गया 128 माइनस, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 252 ऊपर, और हर में हो जाएगा 4, 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 छंग 24, 6 से कट जाएगा, 1 बचेगा इधर हासिल चला जाएगा, तो 4 3 12, 63 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें है एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए एक तार है, कितना है, 120 सेंटीमीटर, ठीक। इसको मोड़ के, ठीक, ऐसे मोड़िए ऐसे मोड़िए ऐसे मोड़िए, मतलब आयत बना दिए। तो एक चीज ये आप समझ गए होंगे कि जितना बड़ा ये तार है, तो जैसे तार को यहाँ से मोड़ा तो ये सब मिला के कितना यहाँ पे घूम फिर के कितना आएगा, 120 ही आएगा। और उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, जो बाई चांस मैथमेटिक्स जिनके पास नहीं रही है किसी कारणवश 8th के बाद या 10th के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी आकृति हो, उसकी जो सीमा होती है, मतलब बाउंड्री जो होती है, ठीक, बाउंड्री, वो उसका परिमाप या परिधि कहलाती है। जैसे अगर ये सर्किल है तो सर्किल में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सीमा है ये हो जाएगी उसकी परिधि कही जाती है या फिर परिमाप। चाहे आयत हो, वर्ग हो, कोई भी चीज हो, तो ये जब ये अगर इसका परिमाप है तो यही तार की लंबाई है, ठीक। तो ये जो लंबाई है तार की, यही हो गया आयत का परिमाप। लेकिन पूछा गया आयत का क्षेत्रफल। अब हम आपको दिखाते हैं, परिमाप आपको दिया गया है और क्षेत्रफल निकाल के हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको भी उसी तरीके से थोड़ा लिख लिया है, ठीक है। तो लिखा है, वो तो आप समझ गए होंगे, ये इसका परिमाप कितना हो गया आयत का, ये हो गया 120। परिमाप तो आपको पता ही हो गया, परिमाप, ठीक, 120। माना चौड़ाई यक्स है, ठीक है। इन्होंने कहा है चौड़ाई, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई अगर यक्स है तो लंबाई यक्स प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब इसको पहले इधर देख लीजिए ये पार्ट, ठीक है। इसमें लिखा है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। 120 दिया गया है परिमाप, 2 गुणे लंबाई कितनी है, यक्स प्लस 2, चौड़ाई है यक्स, इसको रख लिया। ये 2 जो है ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इधर से इधर जाएगा, गुणे से जाएगा इधर, दूसरी जगह पक्षांतर करेगा, ठीक है, साइड चेंज करेगा, तो ये गुणा है, ये भाग में चला जाएगा। भाग में जाएगा तो ये 2 से 120 को काट देगा, बचेगा 60, और इधर ये यक्स और यक्स मिलकर 2x हो जाएंगे और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे बचा 60 और ये 2x प्लस 2 हो गया, ये प्लस का 2 है, इधर जब साइड बदलेगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 60 - 2 बराबर 2x बचेगा, ठीक। ये बचेगा 58, और 2 गुणे 2x का मतलब कोई भी चीज़ होती है 2x अगर लिखिए तो बीच में मल्टीप्लाई होता ही है, तो ये मल्टीप्लाई है 2 गुणे यक्स का, ठीक है। तो 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक। जब भाग करेंगे 58 को 2 से काटेंगे तो आपका यक्स जो आ जाएगा 29, और यक्स हमने माना था चौड़ाई, ठीक। चौड़ाई मानी थी हमने यक्स आ गई 29, ठीक। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यक्स में 2 जोड़ दीजिए 31 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई आपकी 29 हो गई, लंबाई 31 हो गई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इनको देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 31 और 29 को, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 899 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये सवाल पूरा सही से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
46 इसमें लिखा है कक्षा 1 गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। ठीक है, अब कोई न्यूमेरिक क्वेश्चन तो है नहीं, ये पेडागोजी वाले हैं। इनको आप लोग ऑप्शन सामने लिखे हैं, बोलने से कोई मतलब नहीं है, आपका समय भी बचेगा। ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा थर्ड। बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। मतलब 4 बच्चे थे, एक उतर गया है। ठीक है, एक उतर गया है तो 4 में से एक कम हो गया, 3 बचे। ये किसकी? घटाव की। ठीक, घटाने की यहाँ पर समझ विकसित होगी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा आपका। गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार होता है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर। इसमें निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 में इसमें कौन सा नहीं होगा? लक्षण नहीं है वो है इस विधि में अधिगम करता, नियमों सूत्रों को खोजता है और उसका सामान्यीकरण करता है। बाकी ये तीनों इसमें होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्क संगत संरचित और संबंधित हैं। निम्न कथनों में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं 49 का। ठीक है, तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड, ए और डी। मतलब योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि योग जैसे आप लिखें कि 2 + 2 + 2, ठीक, तो इसको जैसे अगर 2 2 6 हो गया, 3 बार अगर जोड़ेंगे और ये समझ जाए कि 2 जो है वो 3 बार आया है, गुणा कर दीजिए तब भी आपका 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या होगा? योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, ये पहला सही होगा और डी सही होगा। संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण हो सकता है। ठीक, ये बिल्कुल स्पष्ट आंसर है इसका, बहुत सरल है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, केवल सी। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जो है वो जेंडर पर आधारित है। बस यही चीज है कि छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। 51 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? नहीं पूछा गया, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, जो निदान में सहायक नहीं है वो केवल ई है। ठीक, केवल ई मतलब योग्यता परीक्षण नहीं है, बाकी सारे कक्षा का अवलोकन भी है, मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण भी है, छात्रों का लिखित कार्य भी है और संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन नंबर 52। 34 गुणा 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी को नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करती है। ठीक है, 34 इस तरीके से लिख लेती है। ठीक है, इस तोड़ के यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करती है। तो यहाँ लिखा है उपर्युक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 52 है और इसके 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। जो ऑप्शंस आप लोग हैं वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए 52 का जो राइट आंसर होगा वो पहले ही होगा कि विद्यार्थी जो है उसको गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है। ठीक है, इस तरीके से करना था 34 गुणे 6 को, इसको इसने संचारित विधि से किया है, मतलब अपघटन की विधि से किया है इसको। नेक्स्ट है 53। इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन से गणित कौशल में आकार, दिक्स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं? ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, सांख्यिकीकरण, अंकगणितीकरण यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ावा देना या
केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना। सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। 53 क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, ऑप्शन 2 ए और बी, मतलब सम्मित खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना। ठीक है, और सांख्यिकीकरण यानी अंकों की अवधारणा जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन नंबर 54, सूक्त गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। 54 का भी जो राइट आंसर है वो बिल्कुल साफ यहाँ पे आप समझ सकते हैं। घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिसका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, ये पेपर ओवरऑल देखा जाए तो सरल था। ठीक है, 55 है, इसमें लिखा है जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। ठीक है, मतलब जो पुराना ज्ञान है वो उसकी कमी होती है, इसीलिए वो ये क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 56, प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, ये क्रम दिया गया है, ये उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, तो किधर से शुरू करना चाहिए कि क्या सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, यही आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका, इसमें से जो देखें वो आएगा आपका, ये देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा। ठीक है, 56 का जो राइट आंसर होगा वो दूसरा, मतलब सबसे पहले आएगा सी। छात्रों को विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र दिए गए हैं, उन्हें कहा गया है कि वे उनके एक समान की वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। फिर है बी है छात्र अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। फिर है ए, छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। ठीक है, और फिर है डी लास्ट में है, छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें है कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? अनुमान, मार्गदर्शन, निरूपण या मतलब लिखा है, सही विकल्प चुनिए। 57 का जो राइट आंसर है वो होगा बी और सी, मतलब मानस दर्शन मतलब दृश्यीकरण और निरूपण मतलब प्रदर्शन। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन नंबर 58, एक व्यवकलन प्रश्न 83-56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33। ठीक है, 33 छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संख्याओं के पुनर्समूहन रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन नंबर, कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन से अत्यधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से आपको पहचानना है कौन से उपयुक्त है, अत्यधिक उपयुक्त है। अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, मानक इकाइयों के प्रयोगों से मापो और तुलना करो, पदार्थों का अध्यारोपित करो और तुलना करो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 59 में, और 59 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए और डी। ए और डी है, मतलब पहला और आखिरी। इसमें एक तो होगा अलग अलग माप पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, और दूसरा है पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो। लास्ट क्वेश्चन है आज का 60 क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा सही है? प्राथमिक कक्षा में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है, या फिर मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और सी, मतलब प्राथमिक कक्षा में छात्रों के मानसिक परिकलन कौशल के विकास को
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और सी क्या है, मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। ठीक, तो इस तरीके से आपके जो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको समझ में आई, सारे क्वेश्चन समझ में आया, कोई ना समझ में आया हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।